हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखिए दोस्तों, आज हम जैसा कि कल आपसे बात की थी कि हम कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक है उस कला एवं संस्कृति के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज में दोस्तों हम बात करेंगे लोक देवताओं के बारे में। और लोक देवता के बारे में हमने कल के लेसन में ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिया था। तो दोस्तों, इस लोक देवता की जो सीरीज है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज दोस्तों हमारे जो कंप्लीट लोक देवता थे जिसके नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए थे, दोस्तों उसी नोट्स के अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान के जितने भी लोक देवता है उन लोक देवताओं की जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों उससे पहले मेरा ये कहना है आप सभी से, आप अपनी एक नोटबुक लेके बैठिए। उस नोटबुक में दोस्तों आप सभी से बताना है कि आप अपने आंसर है वो आज नोटबुक में दे सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर लिख सकते हो। उसके बाद में जब फाइनल में आंसर बताऊं उसके साथ आप अपने जो आंसर है उसको एनालाइज कर सकते हो। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर टेस्ट देने से पहले आप अपनी जो भी नोटबुक है उस नोटबुक में सारे के सारे अपने आंसर लिखें। उस आंसर के बाद में जो फाइनल आंसर है वो आप क्या करो, चेक कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किस प्रकार से अनअकैडमी प्लस का आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना है और किस प्रकार के टेस्ट वहां पर बेनिफिट्स है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज दोस्तों हम सीधे के सीधे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। जैत मलोद राठौड़ जाति के लोक देवता किसे कहा जाता है, या फिर जैत मलोद जो राठौड़ लोक देवता है वो किसे कहा जाता है। दोस्तों ये सवाल 2016 में पूछा गया है। उसके बाद में ये सवाल दोस्तों 2018 में वापस ये सवाल रिपीट हुआ है। तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा दोस्तों ये सवाल 2 बार पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जैत मलोद राठौड़ है वो दोस्तों आलम जी को कहा जाता है। तो ये हमारे लोक देवता है दोस्तों, बाड़मेर का एक स्थान है जिस स्थान का नाम है दोस्तों क्या है, दोरी मन्ना। कहाँ का स्थान है दोस्तों, बाड़मेर का स्थान है। कहाँ का स्थान है, बाड़मेर के दोरी मन्ना नामक स्थान है। वहां का जो स्थान है वहां पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, आलम जी को क्या बोला जाता है, जैत मलोद राठौड़ के रूप में इनको लोक देवता को जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आज का हमारा रहेगा, उसके बारे में देखिए दोस्तों। मलिनाथ जी, यहाँ पर दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसके बारे में देखिए दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलिनाथ जी के लिए असत्य कथन कौन सा है, इसके बारे में आपको जस्टिफाई करना है, आंसर देना है। एक बार आप आंसर पढ़िए। आंसर सवाल टोटल पढ़ने के बाद दोस्तों आप अपना खुद का आंसर है अपने जो भी नोटबुक है या फिर जो भी आपके पास रिसोर्सेज है कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हो। तो वहां पर देखिए आप ट्राई कर सकते हो। चलिए दोस्तों इस सवाल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मलिनाथ जी के बारे में यहाँ पर मैंने सवाल किया है कि मलिनाथ जी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। दोस्तों ये शब्द होता है वो बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है, इस प्रकार के जो आजकल दोस्तों स्टेटमेंट के रूप में जो पर्सन एग्जाम में देखने को मिलते हैं वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के सवाल अक्सर है वो एक जो भी हमारा अभ्यर्थी होते हैं उसको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। और इस वजह से दोस्तों उनका जो सवाल है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट है मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। तो दोस्तों मलिनाथ जी हमारे राठौड़ राजा थे। और दोस्तों मालानी क्षेत्र है वो इनके नाम से ही कहा जाता है। मेवा नगर इनकी राजधानी थी। और दोस्तों ये एक राठौड़ राजा थे। दूसरा सवाल है रूपादे के बारे में पूछा गया है। इनकी पत्नी रूपादे लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। ये भी बात सही है दोस्तों। हमारे माला जाल नामक एक स्थान आता है बाड़मेर में, क्या नाम आता है, माला जाल नामक जो स्थान है दोस्तों, इस स्थान पर इनकी जो रानी है रूपादे उनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और इनको भी दोस्तों राजस्थान की एक लोक देवी के रूप में जाना जाता है। तीसरे स्टेटमेंट की ओर देखते हैं। तो इनके गुरु का नाम दिया हुआ है उगमी सी बाटी। तो दोस्तों इनके गुरु का नाम है वो भी सही है। तो कुल मिला के हमारे बीच में दोस्तों यहाँ पर जो भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कोई नहीं इसका सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आज का हमारा तीसरा सवाल आता है दोस्तों, मंदिर में ईंटों की पूजा किस लोक देवता के मंदिर में की जाती है। सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिए दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है
किस लोक देवता के मंदिर में दोस्तों पूजा की जाती है और किसकी की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। आंसर आपको अपने नोटबुक या कमेंट सेक्शन में देना है। उसके बाद में जब मैं फाइनल आंसर जो बता देता हूँ उस फाइनल आंसर के साथ अपना क्या करना, एनालाइज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देवनारायण जी है, उन देवनारायण जी की दोस्तों मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। इनका कोई भी मूर्ति या फिर कोई भी विशेष जो ग्रंथ वगैरह है उस प्रकार का कुछ नहीं होता है। तो इनके मंदिर में दोस्तों किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। अगला सवाल है, किस लोक देवता के नीम के पत्ते सड़ाते हैं और उन्हें औषधि का देवता कहा जाता है? तो दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखिए, यहाँ पर सवाल बनता है तो इस सवाल पर विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारा सवाल यहाँ पर बनता है, नीम के पत्ते चढ़ाते हैं, तो नीम के पत्ते चढ़ाते हैं, उसके साथ साथ औषधियों का देवता जिन्हें कहा जाता है वो नाम आता है दोस्तों हमारा देव नारायण जी। याद रखिएगा दोस्तों, देव नारायण जी के बारे में काफी पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे लंबी जो फड़ है दोस्तों, सबसे लंबी जो फड़ है वो किसकी है? देव नारायण जी की है। तो इस बारे में भी एक सवाल, काफी पॉपुलर सवाल बनता है। इनकी फड़ पर दोस्तों डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, काला बाला के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? इसके बारे में आपको आंसर करना दोस्तों। तो काला बाला के नाम से हमारे किस लोक देवता को जाना जाता है? तो इसमें हमारा लोक देवता आता है दोस्तों तेजा जी। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे तेजा जी जो लोक देवता है, इन तेजा जी को दोस्तों काला बाला के नाम से इनको जाना जाता है। खरनाल में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। खरनाल कहाँ पर पड़ता है? कल भी हमने इस सवाल के बारे में बात की थी दोस्तों। ये नागौर का एक स्थान है खरनाल। तो दोस्तों इनके लिए एक पॉपुलर सा गाना बना हुआ है, धोलिया जाट के घर जन्मा ऐसा करके, खरनालिया का तेजा जी ऐसे करके एक गाना है। तो उस गाने के माध्यम से भी आप काफी चीजें हैं वो याद कर सकते हो दोस्तों। इसके साथ साथ जो भी हमारे दोस्तों जाट किसान नेता है या फिर जाट किसान है, वो जब फसल के लिए हल जोतते हैं उस समय भी तेजा गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं दोस्तों? तेजा गीत गाते हैं। कब गाते हैं दोस्तों? किसान जब क्या करते हैं दोस्तों, खेत में बुआई का जो समय होता है उस समय तेजा गीत गाते हैं। ये भी काफी अच्छा और पॉपुलर क्वेश्चन बनता है। अगला सवाल आता है दोस्तों हमारे बीच में, देव बाबा के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य कथन है? इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो दोस्तों देव बाबा के संबंध में असत्य कथन है, उसके बारे में देखिए। इनकी सत्य कथन कौन सा, इसके बारे में छांटना दोस्तों। इस वर्ड पर बहुत ज्यादा आपको जोर देना है, एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के सवाल गलत हो जाते हैं। तो इनकी घोड़ी का नाम लीलन था, तो इनकी घोड़ी का नाम लीलन नहीं था, क्योंकि लीलन जो घोड़ी है वो किसकी थी दोस्तों? तेजा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था? लीलन था। साथ साथ में इन चीजों को याद करते रहिए दोस्तों। इनका जो मुख्य मंदिर है वो दोस्तों देव बाबा का सांजोर में नहीं है, नंगला जाज भरतपुर में एक स्थान है दोस्तों। कहां पर है? भरतपुर में एक स्थान है नंगला जाट, वहां पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। अगला स्टेटमेंट है, इनको खुश करने के लिए 7 गवाले को भोजन करवाया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला स्टेटमेंट आता है, इनका जो मेला है कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है दोस्तों। शुक्ल पंचमी, भाद्रपद और चैत्र में इनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? पंचमी। कौन सी पंचमी? याद रखिएगा दोस्तों, हमारी जो पंचमी है वो शुक्ल पंचमी होती है। और शुक्ल पंचमी भी कौन से महीने की? एक तो होती है दोस्तों चैत्र माह की और दूसरी है भाद्रपद की। ये 2 महीने में जो पंचमी आती है शुक्ल पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। और दोस्तों याद रखिएगा, इनको खुश करने के लिए 7 गवालों को क्या किया जाता है? भोजन करवाया जाता है। और दोस्तों पशुपालक जो भी समाज है वो इनकी पूजा करते हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट सवाल बनता है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आपके बीच में, अगला सवाल लेके आया हूं मैं, निम्नलिखित में से असंगत है, उस असंगत को आपको क्या करना दोस्तों? छांटना है। तो असंगत के लिए दोस्तों यहाँ पर गोगा जी का जो स्थान है उसके बारे में बताया है खरनाल, जरडा जी का स्थान बताया है कोलूमंड जोधपुर, मेहा जी का स्थान है वापिनी जोधपुर और खेतला जी का सोनाना नामक स्थान है पाली में। तो दोस्तों यहाँ पर असत्य क्या है? ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर खरनाल में जो स्थान है वो किसका है? तेजा जी का है। किसका है दोस्तों? तेजा जी का है। जबकि हमारे गोगा जी का जो प्रमुख स्थान है वो गोगा मेडी, और दोस्तों यहाँ पर हमारा हनुमानगढ़ और चुरजू में जो ददरवा और गोगा मेडी नामक जो स्थान है वहां पर इनका मुख्य मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल भी काफी इंपोर्टेंट सवाल है। यहाँ से भी कल्चर के जितने भी लोक देवी देवताओं से संबंधित सवाल बनते हैं दोस्तों, बेहद ही ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं। अच्छे प्रश्न यहाँ से एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों बीकानेर का एक स्थान है, रेडी नामक गांव है, जहां पर जाट परिवार से संबंधित एक लोक देवता का नाम आता है। उन लोक देवता का नाम आपको बताना है। दोस्तों मैं इसके लिए एक और विशेष बात बता देता हूं, जो जाखड़ समाज के लोग हैं, जाट जाखड़ जाखड़ जाट है, उन जाटों में दोस्तों इनको कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। क्या पूजा जाता है दोस्तों? कुल देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किस समाज में की जाती है दोस्तों? जाखड़ जाट समाज में की जाती है। और ये दोस्तों नाम आता है हमारा बीघा जी का। याद रखिएगा दोस्तों, रेडी नामक जो गांव है वो कहां पर पड़ता है? हमारा बीकानेर में एक गांव है, बीकानेर में, जहां पर जाट परिवार में जन्मे जो बीघा जी है दोस्तों, इनको गायों की रक्षा के लिए भी जाना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, पाबूजी की फड़ भील भोपे किस वाद्य यंत्र के साथ भांजते हैं? इसके बारे में आपसे सवाल किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इनकी जो फड़ है वो भील जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा एक वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है, और उस वाद्य यंत्र को बोला जाता है दोस्तों रावण हत्था। दोस्तों हम जब वाद्य यंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, वाद्य यंत्रों के बारे में, उस समय हम इन वाद्य यंत्रों के बारे में और चर्चा करेंगे। वाद्य यंत्र हमारे 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, तो इस वाद्य यंत्र वाले टॉपिक में और हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। वही दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र है, उसमें देवनारायण जी की जो फड़ है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है, और बाबूजी के जो भजन है वो माट वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के भजन गाए जाते हैं। यह भी एक विशेष सवाल बनता है, इसको भी आप याद रख सकते हो। दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ अपनी नोटबुक में जो भी आंसर है वो अपनी नोटबुक में साथ साथ आंसर लिखते रहोगे, और फाइनल जैसे भी मैं वीडियो समाप्त होगा उस समय दोस्तों आप अपने जो आंसर है वो फाइनल आंसर के साथ कैलकुलेट करके अपने जो मार्क्स बनते हैं वो मार्क्स से शेयर करोगे। दोस्तों आज अनअकैडमी पे जो क्लास है वो क्लास नहीं हो पाई है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। कल से आपको रेगुलर अनअकैडमी पे जो मेरा स्पेशल सेशन चलता है दिन में दोपहर में जो 12 PM जो सेशन चलता है, जिसमें दोस्तों आजकल हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो कल से आपको रेगुलर मिलेगा। तो आज के लिए आप इसी से संतुष्ट हो, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आपको रेगुलर एक क्लास मिले, फ्लो बिगड़े नहीं, इसके लिए मैंने आपके लिए एक क्लास का अरेंजमेंट किया है। चलिए 10वां सवाल है, किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी फड़ मानी जाती है? ऑलरेडी दोस्तों हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। अभी रिसेंट में मैंने इस सवाल से पहले भी जब देवनारायण जी से संबंधित सवाल आया था उस समय भी मैंने इस सवाल के बारे में चर्चा की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ के रूप में जानी जाती है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, इनकी फड़ पर क्या जारी कर चुका है? डाक टिकट है वो भी इनकी फड़ पर जारी हो चुका है। याद रखिएगा दोस्तों, फड़ है, इनकी फड़ पर डाक टिकट है वो भी जारी हो चुका है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आपके बीच में, अगला सवाल आता है, इस सवाल में देखिए 13 ताली जो लोक नृत्य है हमारे बीच में, यहाँ पर सवाल आता है दोस्तों 13 ताली जो लोक नृत्य है वो किस लोक देवता से संबंधित है? इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, रामदेव जी के द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई है, उस पंथ का नाम है कामड़िया। तो दोस्तों रामदेव जी के द्वारा जो कामड़िया पंथ की स्थापना की गई है, उस कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं, फीमेल्स होती है, उन महिलाओं के द्वारा दोस्तों हाथों और पैरों में दोस्तों 13 मंजीरें बांधकर एक नृत्य या विशेष कृतब का जो प्रदर्शन किया जाता है उसे 13 ताली लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बताया जाता है इस 13 ताली नृत्य से पहले जो कामड़िया पंथ या कामड़िया समाज के जो व्यक्ति है उनके द्वारा दोस्तों रामदेव जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है, और इस कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो भी रामदेव जी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो क्या बनता है हमारे बीच में? रामदेव जी इसका सही आंसर बनता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आज का हमारा अगला सवाल क्या रहेगा दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे बीच में आता है, निम्न में से असत्य कथन के बारे में आपको आंसर करना है। असत्य कौन सा, इसके बारे में आपको आंसर करना है दोस्तों। तो देखिए जल्दी से असत्य कौन सा होगा इसके बारे में चाटिए जल्दी से। चलिए सुगुण विचार जो ग्रंथ है वो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? हड़बू जी के द्वारा की गई है, बिल्कुल सही है। बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ है उसकी रचना ओसिया मोड़ जी के द्वारा की गई है। वहीं दोस्तों हमारे 24 वाणियां हैं, इस 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? रामदेव जी के द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसमें असत्य के बारे में पूछा है, तो असत्य कौन सा? इसमें से कोई सा भी असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं दोस्तों, किस लोक देवता के
बोपों की वंश में वृद्धि नहीं की जाती है। इसके बारे में दोस्तों काफी रोचक तथ्य आपके सामने आता है। दोस्तों बताया जाता है कि जो भी हमारे बीच में दोस्तों मेहाजी से संबंधित जो भी संप्रदाय है या फिर मेहाजी के जो बोपे हैं, उन बोपों के वंश में दोस्तों क्या होती है, वृद्धि नहीं होती है, अर्थात इनके संतान है वो संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए दोस्तों इनकी एक टर्म आती है, गोद लेते हैं। ये अपने वंश के आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के जो संतान होती है उन संतान को क्या करते हैं, गोद लेते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी अच्छा यहाँ पर फैक्ट बनता है। वंश की वृद्धि किस जो लोक देवता है उनके बोपों के वंश की वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर आंसर बनता है दोस्तों हमारे बीच में क्या बनता है, मेहाजी के जो बोपे होते हैं उनके वंश की वृद्धि नहीं मानी जाती है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 14 सवाल है, लॉर्ड जी तथा कृपाजी मीणा किस लोक देवता के मुख्य सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं, इसके बारे में आपको आंसर करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड जी और कृपाजी जो मीणा है, लॉर्ड जी यहाँ पर क्या थे दोस्तों, जाट संप्रदाय से संबंधित थे या फिर ये जाट जाति से संबंधित है। वही दोस्तों हमारे बीच में कृणाजी मीणा है, वो लोक देवता है, वो मीणा थे। दोस्तों ये दोनों डोंगजी और जवाहर जी के सहयोगी थे, और डोंगजी और जवाहर जी दोस्तों हमारे सीकर के, कहाँ के दोस्तों, सीकर के पॉपुलर लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। बेठौर नामक एक स्थान है, वहां पर सीकर के ये दोस्तों सामंत थे, और वहीं से दोस्तों इनको लोक देवता के रूप में पूछा जाने लगा, क्योंकि दोस्तों ये इन्होंने जो हमारा नसीराबाद छावनी है उस छावनी को भी उन्होंने लूटा था। इसके साथ साथ दोस्तों बड़े ही अजीब समय टाइप के क्रांतिकारी या फिर यूं मान सकते हैं लोक देवता या लोगों में पूजे जाने के कारण इस प्रकार से, क्योंकि ये अमीरों को लूटते थे और उस लूट से जो भी धन प्राप्त होता था उस धन को गरीबों में बांट देते थे। और भी मजे की बात सुनिए दोस्तों, आरएस मुख्य परीक्षा 2018 का सवाल था, सीधा का सीधा 2 मार्क्स का जो सवाल है वो दोस्तों यहाँ से पूछा गया था, डोंगजी और जवाहर जी से संबंधित। इसलिए दोस्तों लोक देवता का सीधा सीधा नाम देके आरएस की जो मेंस का परीक्षा है आपका आरएस, वहां पर भी दोस्तों सवाल पूछे जाने की उम्मीद बनती है। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल बनता है दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान देके पढ़िए दोस्तों, काफी स्टेटमेंट लंबे चौड़े दिए हुए हैं। देव बाबा को पशुपालक समाज आराध्य देव के रूप में पूजते हैं, जैसा कि हमने पहले बात की थी, उसी समय मैंने ये स्टेटमेंट बता दिया था। तो दोस्तों देव बाबा को जो पशुपालक समाज है वो आराध्य देव के रूप में पूजते हैं, और दोस्तों इनके खुश करने के लिए दोस्तों गवालों को क्या करवाया जाता है, 7 गवालों को भोजन करवाया जाता है। बीगाजी जागड़ समाज के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, बिल्कुल सही है। रेडी नामक जो स्थान है दोस्तों बीकानेर में, यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है, और बीकानेर में ये जागड़ समाज के कुल देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। चौथा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, नागौर के हरिराम जी हैं, उनके सांप की बांबी की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वही दोस्तों हम इसकी बात करें, तिलवाड़ा में तलीनाथ जी का मुख्य मंदिर है, तो इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा में नहीं स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो तलीनाथ जी है उनका मुख्य मंदिर है वो कहां पर स्थित है, जालौर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए इन बातों के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार वापस आप लोगों को बता देता हूं। आरएस और इसके संबंधित जो भी बैच है हमारा अनअकैडमी का, उसके बारे में दोस्तों अगर आपने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लस कोर्स नहीं खरीदा है, तो दोस्तों आप सीधा सा प्लस कोर्स ले सकते हो। अगर आपको आरएस परीक्षा की तैयारी करनी है तो दोस्तों सीधी सी की बात है, आपको कम से कम 2 साल का जो प्लस कोर्स है वो प्लस कोर्स लेना चाहिए। मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा। उसके अलावा दोस्तों आपके जो एससीएफ का पेपर है, उसके अलावा पटवार, पुलिस, ये जितने भी पेपर है दोस्तों, इनके लिए आप 6 माह या फिर 1 साल का अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ दोस्तों एक पटवार का बैच भी चल रहा है। सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना होता है, इसके बारे में छोटा सा एक काम करना होगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम अगले सवाल के बारे में बढ़ेंगे दोस्तों। सीधा सा के यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे पहले दोस्तों छोटी सी जो चीज है वो आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आरपीएससी जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद में जो दोस्तों इंटरफेस आपको इस प्रकार का नजर आएगा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 12 मंथ या 24 मंथ, इसमें से दोस्तों आप कोई सा भी प्लान है वो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग ले सकते हो। कुछ भी नहीं है दोस्तों, 500 रुपए, और 2 साल का प्लान लेते हो तो लगभग 315 रुपए पर मंथ। दोस्तों ट्यूशन फीस से भी कम पैसों में आपके आरएस या फिर ये बोले कि दोस्तों आरपीएससी का जो भी एग्जाम है
उस सभी एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाएगी, वेल मैनर में बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे रेफरल कोड है सुरेंद्र सिंह जावा को अप्लाई करना है, और जैसे ही आप अप्लाई करके यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा अप्लाइड सक्सेसफुली। कंटिन्यू करके दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट के अकॉर्डिंग भी आपको एक्स्ट्रा जो 10% है उस 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फाइनल दोस्तों यहाँ पर आपको 1 साल का जो प्लान है 5670 में आपका प्लान रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है आज का, बरसात का देवता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बरसात का जो देवता है वो किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्दी से आप अपनी नोटबुक या फिर जो भी आपके कमेंट सेक्शन जो भी आपको अच्छा लगता है वहां पर आंसर कीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूं और इनके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बरसात का जो देवता है वो किसे कहा जाता है, मामा देव है दोस्तों, इन्हें बरसात के देवता के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों इनका क्या होता है, मंदिर नहीं होता, ये विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, इनका मंदिर नहीं होता। और गांव के बाहर दोस्तों जो तोरण होता है उस तोरण की पूजा की जाती है। और दोस्तों इनको खुश करने के लिए एक और विशेष बात है, भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है दोस्तों, भैंसे की बलि दी जाती है। किसके लिए दी जाती है दोस्तों, मामा देव के लिए दी जाती है। और इन्हें दोस्तों बरसात का देवता के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल आपके बीच में आता है दोस्तों, अगले सवाल का आंसर दीजिए। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में किसकी पूजा की जाती है? बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल को थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा और डीप में जाके दोस्तों सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों विशेष रूप से आप समझ सकते हो यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है। चलिए इस आंसर के बारे में बताता हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों बालकनाथ के नाम से किसको जाना जाता है? तो जरडा जी, हमारे बीच में एक नाम आता है जरडा जी। तो दोस्तों ये पाबू जी है हमारे, उन पाबू जी के क्या थे, भतीजे थे। तो दोस्तों इन्होंने अपने चाचा की मृत्यु का बदला लिया। डेंचू गांव में, जैसा कि हम सुनते हैं, डेंचू नामक जोधपुर में एक स्थान है, वहां पर जींदराव खिंची, हमारे नागौर के जाइल के जो खिंची शासक है उनके द्वारा पाबू जी की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं, तो इनका बदला जरडा जी के द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों जरडा जी को हमारे रूपनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश है वहां पर दोस्तों इनको बालकनाथ के नाम से भी इनकी पूजा की जाती है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आता है दोस्तों। इस सवाल में देखिए, हड़बू जी के मंदिर का निर्माण जोधपुर में किस शासक के द्वारा करवाया गया था? हड़बू जी के बारे में विशेष रूप से काफी स्टेटमेंट बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों हम जोधा के बारे में बात करें तो जोधा जो राव जोधा शासक थे दोस्तों, उनको इनके द्वारा एक कटार भेंट की गई थी। और उस कटार के बाद में दोस्तों इन्होंने मंडोर विजय का आशीर्वाद भी दिया था। मंडोर जीतने के बाद में दोस्तों एक बेंगटी गांव नामक स्थान है, वो बेंगटी गांव नामक जो गांव है वो जोधा के द्वारा दिया गया था, हड़बू जी के द्वारा। और दोस्तों वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। और मंदिर में एक विशेष बात हो रही है दोस्तों, इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और इनके जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर कालांतर में अजीत सिंह के द्वारा इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके बीच में आता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे बीच में झुंझाड़ जी से संबंधित एक सवाल बनता है। तो झुंझाड़ जी से सवाल क्या है उसके बारे में देखिए दोस्तों। रामनवमी के दिन सीकर में किसका मेला बढ़ता है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। मल्लिनाथ जी का मेला है, होली के समय दोस्तों तिलवाड़ा में बढ़ता है। हरिराम जी का मंदिर दोस्तों नागौर में बढ़ता है। वहीं झुंझाड़ जी का जो मेला है दोस्तों रामनवमी के दिन सीकर में बढ़ता है। दोस्तों घटना क्या हुई थी इसके बारे में देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। ये था दोस्तों, झुंझाड़ जी विवाह करके वापस अपने घर लौट रहे थे। श्यामलुत्तोड़ा नामक एक सीकर में एक स्थान बढ़ता है दोस्तों, वहां पर दोस्तों गायों की रक्षा करते हुए क्या होता है, ये और अपने 3 भाइयों के साथ पति पत्नी और ये हस्बैंड और वाइफ थे, शादी करके आते हैं। वापस लौटते वक्त बारात जैसे ही वापस आती है उस समय पति पत्नी और इनके 3 भाई थे। तो इन 5 के साथ दोस्तों क्या होता है, गायों की रक्षा करते हुए लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बने हुए हैं, सीकर में इनके 5 जो मूर्तियां हैं, पत्थरों की 5 मूर्तियों के मंदिर बने हुए हैं। तो दोस्तों ये मंदिर किसके लिए जाना जाता है, झुंझाड़ जी के लिए जाना जाता है। रामनवमी के दिन ही दोस्तों सीकर में इनका मेला बढ़ता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हड़बू जी का जन्म कहां पर हुआ था? भुंडेल नामक स्थान है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए, किस जिले में ये स्थान पड़ता है, इसके बारे में आंसर कीजिए दोस्तों। हड़बू जी का जो जन्म है दोस्तों भुंडेल नामक एक स्थान है। ये स्थान दोस्तों हमारे नागौर में एक स्थान है जहां पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इनका मुख्य मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है, जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है।
21वां सवाल है दोस्तों आज का आपके सामने। 21वां सवाल आपके सामने आता है, बगड़ावत नामक जो कहानी है उस कहानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसके बारे में दोस्तों हमने कल भी चर्चा की थी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आधुनिक राजस्थान की कवित्री के नाम से इनको जाना जाता है, तो इनके द्वारा दोस्तों इसकी रचना की गई थी। अगला सवाल आता है दोस्तों, हमारा सवाल है शेरगढ़ के जो शासक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा गोगादेव राठौड़ है, इसके नाम से इनको जाना जाता है। शेरगढ़ जोधपुर में एक स्थान पड़ता है, तो इन्हें ओरण का देवता भी माना जाता है। तो दोस्तों इनके जो नाम है उस नाम के बारे में आपको बताना है। शेरगढ़ के राजा जिनको दोस्तों क्या कहा जाता है, ओरण के देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बारे में आपको आंसर करना है। जोधपुर के ये शासक थे, राठौड़ शासक थे दोस्तों। तल्लीनाथ जी को शेरगढ़ के शासक या ओरण के देवता के नाम से इनको जाना जाता है, तो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है दोस्तों, महमूद खिलजी से संबंधित सवाल है। कल भी इस सवाल के बारे में हमने डिस्कस किया था। महमूद खिलजी ने जाहिर पीर के नाम से किस लोक देवता को संबोधित किया था? दोस्तों गोगोजी के साथ इनका युद्ध हुआ था। उस युद्ध में गोगाजी के द्वारा जिस प्रकार से साहस से युद्ध किया गया था, उस साहस को देखते हुए इन्होंने कहा कि महमूद गजनवी के द्वारा बोला गया था कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि मैं साक्षात जो देवता है या फिर साक्षात जो भगवान है उनसे युद्ध कर रहा हूं। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके बीच में आता है। 7 सवाल और है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, सवाल सारे अटेम्प्ट कीजिए। और इसी के साथ कल का जो सेशन है उसमें हम दोस्तों लोक देवियों के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो ये सवाल है दोस्तों 24वां सवाल आपके बीच में आता है। इसके बारे में देखिए, भगवान श्री कृष्ण का अवतार जिन्हें पीरों का पीर के नाम से जाना जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों पीरों के पीर के नाम से हमारे रामदेव जी है, उनको जाना जाता है। कल भी इस सवाल के बारे में डिस्कस किया था। ये जो चीज है इस चीज के बारे में दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने जो दोस्त है उन दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। कला एवं संस्कृति जो दोस्तों आपका 0 लेवल से जो कला एवं संस्कृति होती है वो हमने स्टार्ट कर दी है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो हिस्ट्री वाला सेक्शन जिस स्टूडेंट का बचा हुआ है उसको भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल आता है राव धुवड़। दोस्तों ये सवाल मारवाड़ से भी संबंधित है और लोक देवता से संबंधित है, तो दोनों सवाल है वो एक साथ हो जाता है। राव धुवड़ के छोटे भाई दांदल किस लोक देवता के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा पाबूजी, जो हमारे लोक देवता है वो दोस्तों इनके पिता का नाम दांदल था और दांदल इनके जो बड़े भाई हैं धुवड़ वो हमारे जोधपुर के शासक राठौड़ शासक रहे थे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी मेवानगर किसके द्वारा स्थापित की गई थी? दोस्तों हमने पहले भी जब मल्लिनाथ जी के बारे में चर्चा की थी, तो दोस्तों मल्लिनाथ जी के कारण इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, मालानी क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों होली के अगले दिन से 15 दिन तक यहाँ पर मेला पड़ता है। वो स्थान क्या है दोस्तों, तिलवाड़ा स्थान है, वो भी मल्लिनाथ जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी मेवानगर है वो मेवानगर राजधानी मल्लिनाथ जी के द्वारा स्थापित की गई थी। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है दोस्तों, राव मल्लिनाथ जी ने अपने बड़े बेटे जगमाल के स्थान पर किसको उत्तराधिकारी बनाया था? इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो दोस्तों राव मल्लिनाथ जी ने क्या किया था, इनका जो उत्तराधिकारी जो जगमाल था उसके स्थान पर दोस्तों क्या किया था, अपने बेटे को शासक ना बनाते हुए दोस्तों इन्होंने अपना छोटा भाई था जिसका नाम था वीरम। वीरम कौन था दोस्तों, इनका छोटा भाई था। इस छोटे भाई को दोस्तों इन्होंने अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसके स्थान पर, जगमाल के स्थान पर दोस्तों इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों, सवाल बैंक से एग्जाम में ये सवाल देखने को मिला है, काफी एडवांस सवाल बनता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। ये सवाल है मालदेव की रानी जो अपना अंतिम समय मेवाड़ के कलेवा गांव में व्यतीत करती है। दोस्तों मैं काफी बार इस सवाल के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। कलेवा गांव कहाँ का था दोस्तों, मेवाड़ का ये कलेवा गांव है। यहाँ पर शरण लेती है, उसका नाम आता है उमादेव भटियाणी। रानी की स्टोरी के बारे में दोस्तों हमने काफी चर्चा कर ली थी। एक दासी का नाम आता है जिसका नाम था दोस्तों क्या था, भारमल्ली। इस भारमल्ली नामक जो दासी, उस दासी के कारण दोस्तों क्या होता है, उमादेव भटियाणी जो है एक लूणकरण की जो राजकुमारी थी
रूठी रानी के नाम से भी इतिहास के पन्नों में इसको जाना जाता है। रूठी रानी के नाम से इतिहास के पन्नों में इसको जाना जाता है। ये दोस्तों लूणकरण जैसलमेर की राजकुमारी थी, इनका विवाह मालदेव के साथ होता है। और दोस्तों बारमल्ली के कारण ये नाराज हो जाती है, तारागढ़ में रुकती है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों, अजमेर के तारागढ़ में रुकती है। और दोस्तों दो इतिहासकारों के नाम आता है, एक तो आता है ईसर दास जी और दूसरा नाम आता है आसानंद जी। क्या नाम आता है दोस्तों? आसानंद जी दूसरा नाम आता है। इनके द्वारा इसको मनाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन आसानंद जी के द्वारा एक दोहा फटकार दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पुणे वापस चली जाती है और अपना अंतिम समय वो दोस्तों मेवाड़ के कलेवा गांव में व्यतीत करती है। काफी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसलिए मैंने और डिस्कस कर लिया इसके बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, मारवाड़ के कौन से शासक है जिसको भूला बिसरा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा कोई नहीं। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो मारवाड़ का भूला बिसरा प्रताप का अग्रगामी के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर मारवाड़ का प्रताप के नाम से इसको जाना जाता है। क्या क्या बोला जाता है दोस्तों? मारवाड़ का प्रताप बोला जाता है, मारवाड़ का प्रताप, या फिर प्रताप का अग्रगामी। तो दोस्तों इस नाम से इनको जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इनका नाम आता है चंद्रसेन, याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में काफी बार ये भी सवाल पूछा गया है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, निर्णायक सवाल आपके बीच में आता है। और कल से दोस्तों, जैसा कि मैंने बात की थी, कल से दोस्तों आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, अनअकैडमी पर मेरी क्लास मिलेगी, फिक्स आपको 12 बजे मेरी क्लास मिलेगी, जिसमें दोस्तों कल्चर की हम बात करेंगे। और कल की क्लास में हम लोक देवियां हैं, उन लोक देवियों के टॉपिक को कवर करेंगे। नोट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं दोस्तों। आप बार बार मुझे बता रहे हो राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स इंग्लिश में है, राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स इंग्लिश में। टेंशन ना लो, जब भी मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा तब उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कन्वर्ट करके ही आपको नोट्स मिलेंगे। आपके जो भी पटवार एग्जाम है, रीट का जो एग्जाम है, उसके जो भी टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिया है, उस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस मिलेगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, एक एक टॉपिक में कंप्लीट करवाऊंगा। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं शिलालेख वाला टॉपिक नहीं है, किले वाले टॉपिक नहीं है, काफी टॉपिक नहीं है, तो टेंशन ना लो, वो टॉपिक भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, एमिनेंट क्लासेस, वहां पर आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। कल्ला रायमलोद ने अपने मर्सिये किससे लिखवाए थे? तो बात करते हैं दोस्तों, मर्सिये क्या होते हैं। मर्सिये का मतलब होता है दोस्तों कोई भी वीर पुरुष। कौन होता है दोस्तों? कोई भी वीर पुरुष दोस्तों। युद्ध के अंदर क्या होता है, लड़ता हुआ, वीरतापूर्वक लड़ता हुआ अगर मारा जाता है, उसकी वीरता के लिए किसी कवि के द्वारा जो दोहे लिखे जाते हैं उसे बोला जाता है मर्सिये। याद रखिएगा दोस्तों, मर्सिये, वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा जाता है। किस प्रकार से वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया, इसके लिए जो दोहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मर्सिये बोले जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट सवाल बनता है। तो कल्ला रायमलोद के द्वारा अपने मर्सिये, बीकानेर के जो शासक है रायमल, उनका भाई था दोस्तों, जिसका नाम आता है हमारे बीच में पृथ्वीराज राठौड़। इनको दोस्तों गागरोड का किला भी अकबर के द्वारा दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी बार सवाल ये पूछा जाता है। उनके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा एक इंपॉर्टेंट किताब की रचना की जाती है, वैली कृष्ण रुक्मणी। भगवान विष्णु पर, किस पे डिपेंडेंट है दोस्तों? भगवान विष्णु के परम भक्त थे, विष्णु के पूजा करते थे, इसके लिए दोस्तों इन्होंने विष्णु पर एक किताब की रचना की थी। तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा इन्होंने अपने मर्सिये दिखाए थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो आज हमारे 30 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ आप अपने जितने भी क्वेश्चन सही किए उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने जितने सवाल सही हुए उसको आप मेरे साथ साझा कर सकते हो। आरएस के लिए कल मैंने एक सवाल दिया था, मेंस के लिए दोस्तों जो सवाल दिया था उसी पैटर्न पे मैं आज भी एक सवाल देके जा रहा हूँ। मुख्य परीक्षा के लिए 100 शब्दों में इस सवाल को लिखने का प्रयास कीजिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट और रोचक सवाल बनता है। बहुत जल्द आपको एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है। महाराणा प्रताप सवाल है दोस्तों, महाराणा प्रताप का एक शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। आंसर लिखना है दोस्तों, वर्ड लिमिट है वो आपकी 100 शब्दों में। 100 शब्दों के सवाल है दोस्तों, एग्जाम में आपको 10 से नंबरों में पूछा जाता है। चलिए थोड़ी सी और मेरे एमिनेंट क्लासेस के चैनल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से दोस्तों मेरे एमिनेंट क्लासेस का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहां से आप कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है वो ले सकते हो। इसके साथ साथ आप मेरे से यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। अपना नाम दोस्तों, अपना नाम और उसके साथ साथ किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो दोनों लिख के मुझे भेज दीजिए, ताकि आपको उसी के अकॉर्डिंग नोट्स मिल सके। उसके साथ साथ दोस्तों आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे इस नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च करके मुझे क्या कर सकते हो,
फॉलो कर सकते हो, जहां से दोस्तों आपको क्या मिल सकती है, कंप्लीट अपडेट आपको मिल सकती है। 0 लेवल से दोस्तों हमारा जो कल्चर है वो स्टार्ट हो रहा है, उसकी आपको पूरी अपडेट मिलेगी। इसके साथ दोस्तों मेरे रेफरल कोड है सुरेंद्र सिंह जावा, इसको आप यूज करके अगर प्लस कोर्स खरीदते हो तो इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस कोर्स का बहुत सा फायदा है, ये दोस्तों हमने बहुत बार चर्चा कर ली थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पर्सनल जो गाइडेंस है वो भी आपको मिलेगा अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज करके प्लस पर आते हो। इसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग है, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। प्रॉपर जो सिलेबस है, पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स और उसके अनुसार दोस्तों आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। प्रॉपर पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल अप्रोच और वर्टिकल अप्रोच बहुत ही बेहतरीन जो तरीका है दोस्तों, हमारे जो इतिहास है, जो हमारा हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जो पॉपुलर अप्रोच है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अप्रोच के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। अनलिमिटेड जो एक्सेस है वो आपको मिलेगा। कितनी बार भी आप वीडियो देख सकते हो। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप 1 लाख, 1,000, 1 करोड़ बार अपने वीडियो को ओपन करके देख सकते हो। चलिए दोस्तों, ये सारी बात हो गई। कल से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी हमारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, स्पेशल क्लास रहेगी, फ्री रहेगी सबके लिए, आप मेरे वहां से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।